के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ हरियाणा के खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आपका स्वागत है। वॉइस ऑफ गुरुग्राम एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए गुरुग्राम के लोगों के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े तमाम लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की परिस्थितियां हैं, तमाम ऐसी बातें पहुंचती हैं आप लोगों तक। और ऐसे में वॉइस ऑफ गुरुग्राम के इस कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं मानेसर की अगर बात की जाए तो यूं तो पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान है, चाहे वो औद्योगिक शहर के तौर पे देखी जाए, रियल एस्टेट सेक्टर के तौर पे देखी जाए, तमाम बातें यहाँ पर जब भी कहीं ना कहीं से रेवेन्यू के तौर पे बड़ा शहर तमाम सरकार और पूरे विश्व में मानेसर को एक अलग पहचान है। लेकिन ऐसे में इस मानेसर का लगातार तेजी के साथ विकसित होते इस शहर का कुछ दर्द भी है, यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं भी हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सड़कें हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, तमाम ऐसी बातें हैं। और उन्हीं को लेकर के आज हमारे साथ मानेसर से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े गांव के ग्रामीण हैं, हमारे साथ में RW जुड़े लोग हैं, विभिन्न सोसाइटी से जुड़े यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं। तमाम लोगों से इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। वॉइस ऑफ गुरुग्राम के इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम महिलाओं से ही करते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, गुरुग्राम की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे विकसित और उसमें मानेसर तो अगर बात की जाए तेजी के साथ उभरता है शहर, लेकिन किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ के क्षेत्र को और आप लोगों के सामने किस तरह की सुविधाएं और समस्याएं आती हैं? सबसे पहले तो देखा जाए कि गुरुग्राम में रोडों की समस्या थोड़ा ज़्यादा है। आज के हिसाब से देखा जाए तो पानी की, जैसी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो लोगों को पानी की समस्याएं पड़ रही हैं। तो बस लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, बस यही चाहती हूँ। तो हम जब मानेसर की बात करते हैं, आप यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी बात करें तो किस तरीके से मानेसर में आप यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें? देखो, मैं तो वैसे अभी आई हूँ 5 सितंबर को, और न्यू टाउन हाइट्स में मैंने अभी अपना घर लिया है। रोड्स वगैरह की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है, और वैसे आजकल वो कट लग रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बिजली के। और अभी बेटे ने मेरे पास स्टेटस भी भेजा है, इतनी देर तक मम्मा बिजली रहेगी, आपको जो ज़रूरत है वो ही जलाना मम्मा, ऐसे क्यों एक्स्ट्रा वो करना। तो वैसे हम आर्मी से हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखते हैं। तो देखिए, गुरुग्राम में इन्होंने अभी हाल ही में इनका कहना है कि आए इस मानेसर में आए, लेकिन आज बिजली यहाँ पर प्लानिंग के हिसाब से आती है कि इतने घंटे आएगी और इतने घंटे के इसमें कट रहेंगे। ये जरूर चुनौती तमाम लोगों की है, तमाम लोग भी यहाँ पर हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, मानेसर की जब हम बात करते हैं, लगातार तेजी के साथ विकसित होता शहर, इस इंडस्ट्री में भी RW यहाँ पर हम रियल एस्टेट में बात करें, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस मानेसर को? देखिए, दुनिया के मानचित्र पर अगर हम बात करें तो मानेसर बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ रेजिडेंशियल भी है, यहाँ के गांव भी बड़े सक्षम हैं। लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो निश्चित रूप से हम बहुत पीछे हैं अभी, चाहे वो रोड से संबंधित हो या बिजली से संबंधित हो या और भी तमाम तरह की जो सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए, उनकी उपलब्धता आज के समय में यहाँ नहीं है। बात करें अभी हम हाल ही की तो बिजली, जो कि यहाँ जी का जंजाल बनी हुई है हमारे इस क्षेत्र के लिए, और लगातार कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ 72 घंटे से लगातार बिजली नहीं आई है। अब बिजली के बगैर लोग कैसे जीवन व्यतीत करेंगे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा शहर यहाँ विकसित कर दिया गया है, और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ प्रदेश का दूसरा नगर निगम भी गुड़गांव ज़िले में बनाया गया है मानेसर को। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ज़िले में, मुंबई के बाद दूसरा ऐसा हरियाणा राज्य बना है जहां एक ज़िले में 2 नगर निगम है। लेकिन सुविधाओं के यहाँ विशेष अभाव है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो। तो सुविधाओं का विशेष अभाव है, इनका कहना है। हालांकि ये जरूर कोई दो राय नहीं, अभी हाल ही में नया नगर निगम भी यहाँ बना है और नगर निगम के चुनाव भी कहीं ना कहीं आगे वाले आने वाले समय लोगों को उसका भी इंतजार है। हम RW से जुड़े हमारे साथ में धर्मवीर जी हैं। आप अगर बात करते हैं यहाँ पर रियल एस्टेट बड़े स्तर पे, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री है तो रियल एस्टेट भी होगा, आप खुद एक ऐसे एक RW से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर जो लोग करोड़ों रुपए के आशियाने खरीदते हैं, सपनों का आशियाना जिसे कहा जाता है, उसके बाद किस तरीके से मानेसर में इस क्षेत्र में इनको सुविधाएं मिलती हैं? देखिए, जहाँ तक यहाँ तक करोड़ों के घर तो ले लिए हैं, सरकार को EDC IDC भी दे दी गई है। सब बोलते हैं, अधिकारी भी, प्रशासन भी, सब बोलते हैं कि हरियाणा को चलाने वाला गुड़गांव है। लेकिन यहाँ जो गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अब मजबूरी हो गई कि अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए भी अपने कीमती समय में से इन सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को ये सुविधाएं अपने आप में एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो ऑफिसर्स की। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया या कोई फीता काट गए या चले गए।
रोडों के लिए ले लो, चाहे सीवर लाइंस के लिए ले लो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ले लो, तो अकाउंटेबिलिटी हो और उसके अकॉर्डिंगली काम हो, ना कि लोगों को चिल्लाना पड़े, ताकि लोग अपने दूसरे प्रोडक्टिविटी में देश को आगे बढ़ाने में काम कर सकें। तो यही इनका कहना है कि कम से कम इसको अगर लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास और तेजी के साथ हो तमाम बातें। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, खासकर हम देखते हैं किस तरीके से देखते हैं यहाँ तमाम मुद्दे, सड़कों की अगर बात की जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई है, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। और जो यहाँ के रोड की बात कर रहे हो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल जीरो होता जा रहा है धीरे धीरे करके। बिजली की बात करें तो बिजली 4 दिन पहले तेज़ हवा चली थी, कुछ गाँव में तो अभी तक बिजली नहीं पाई है सुचारू रूप से। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ का सवाल है, इंडस्ट्रीज वालों ने तो नाइट की शिफ्ट ही बंद कर दी है। इससे उद्योगों पे भी असर पड़ रहा है और जो सरकार की छवि थी उस पर भी है। सरकार को चाहिए अपनी नीति और नीयत दोनों साफ करके इस काम को सुचारू रूप से चलाए। सरकार सुचारू रूप से यहाँ पर काम करे, तमाम मुद्दों को लेकर के उसका हल हो, ये तमाम लोगों की उम्मीदें भी हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले तो किस तरीके से देखते हैं इस मानेसर को, और वॉइस ऑफ गुरुग्राम के माध्यम से क्या कहेंगे सरकार को? देखिए, मैं 20 साल से मानेसर से जुड़ा हुआ हूँ, जब यहाँ इंडस्ट्री आई, और मैं इंडस्ट्री का यहाँ सचिव हूँ। वर्ल्ड में जो मानेसर जाना जाता है वो इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता है, और इतनी हम MNC कंपनी हमारे यहाँ हैं। और जिस तरह आप देखिए 2006 में हमें रोड पर उतरना पड़ा, पहली बार हरियाणा के उद्योगपति रोड पर उतरे थे कि सत्ता छोड़ो या बिजली दो, ये हमारा नारा था। और उसके बाद बिजली की 14 साल 15 साल तक बिल्कुल कोई समस्या नहीं रही है। और आज ये हाल हो गया दोबारा से कि हमारे को पूरी रात बिजली कट जाती है, 12-12 घंटे के हमारे कट है, अनशेड्यूल कट भी दिन में हैं। और हालत ये हो गई कि पिछले 2 साल में इंडस्ट्री हमारी कोरोना से वैसे ही जूझ रही थी। अब थोड़े बहुत ऑर्डर लोगों को मिले हैं एक्सपोर्ट्स के, वो टाइम पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा हो गई कि जनरेटर से बिजली चलाना अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ाना, तो ऐसे में इंडस्ट्री तो इतना ज़्यादा सफ़र करेगी। और साथ ही साथ आम आदमी जो हमारे वर्कर हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम। तो सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए कि एक तो बिजली की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। हम एक बात जरूर आपसे भी जानना चाहेंगे, नगर निगम मेयर के चुनाव कब होंगे? ये एक बड़ा प्रश्न रहता है, इसको लेकर आपने भी ये मुद्दा उठाया था। अब आप लोग क्या देखते हैं, नगर निगम के चुनाव के बाद कितना फर्क पड़ेगा, क्या इंतजार आप लोग? देखिए, 13 फरवरी 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मानेसर के ऑडिटोरियम में एक सभा आयोजित की थी, जिसमें क्षेत्र की तरफ से उनका अभिनंदन भी किया गया था और उनका स्वागत भी किया था नगर निगम मानेसर बनाने के लिए। और उसमें हमने क्षेत्र की तरफ से भरोसा भी दिलाया था कि आने वाले 5 साल में मानेसर को दुनिया का सबसे बेहतरीन नगर निगम बनाएंगे। लेकिन वो नगर निगम बेहतरीन तभी तो बनेगा जब यहाँ चुनाव होंगे। अब 1.5 साल के करीब उस समय को हो गया है बीते हुए, लेकिन अभी तक यहाँ चुनाव की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और निश्चित रूप से अधिकारियों के हाथ में यहाँ बागडोर है, और अधिकारी अपनी मनमानी, उनका अड़ियल रवैया और उनकी मनमानी से नगर निगम को इस तरीके से चलाना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ पंचायतों ने यहाँ बड़ा बेहतरीन कार्यकाल अपना यहाँ पूरा किया था। आप गाँव को देखेंगे यहाँ के जाकर, तो एक एक गाँव में कई करोड़ों रुपए के विकास कार्य से यहाँ के गाँव की दशा सुधरी हुई थी। लेकिन अब ये क्षेत्र चूँकि नगर निगम में आ गया है, तो पंचायतों के पास कोई पावर बची नहीं, उनका सिस्टम समाप्त हो गया था। तो फिर से वही पुराने डर्रे पे वो गांव जाकर पहुंच गए। और उन पंचायतों ने जो 5 साल अपनी मेहनत से वो जो कमाई की थी, वो सारा अब गवाया जा रहा है यहाँ। तो निश्चित रूप से सरकार को जितनी जल्दी हो सके मानेसर नगर निगम को, यहाँ के मतदाताओं को अपना काउंसलर और अपना मेयर चुनने का अधिकार देना चाहिए, ताकि सुचारू रूप से ये नगर निगम मानेसर का विकास कार्य शुरू हो सके। सबसे ज़्यादा विकसित कहा जाता है इसको जब वर्ल्ड के मैप की बात की जाती है, वर्ल्ड मैप पे, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़े से बड़े जो नाम है वो कहीं ना कहीं मानेसर में। इंडस्ट्री के साथ साथ रियल एस्टेट जब बात करें, जब इंडस्ट्री है तो रियल एस्टेट भी बड़े स्तर पर। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को आज भी इंतजार है कि कब नगर निगम के चुनाव होंगे। नगर निगम बना है तो कम से कम उसके पास पावर हो, उसके पास इतनी पावर हो कि यहाँ के क्षेत्र, यहाँ के लोगों को सुविधाएँ मिल सकें। आप क्या कहेंगे नगर निगम को लेकर के अगर बात करें तो किस तरीके से अब आप उम्मीद करते हैं? धन्यवाद इंडिया न्यूज़ आपका, जो आपने लोगों की जो आवाज़ उठाई है इसके लिए। देखिए, नगर निगम ठीक है, सरकार ने बना दिया, लेकिन सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। चाहे रोड का हो, चाहे पानी की निकासी हो, चाहे लाइट की हो, मतलब जो काम पंचायत के समय हो रहे थे वो आज निगम तो बन गया, लेकिन चाहे अफसर का रवैया लगा लो या अफसर की नीयत ठीक नहीं है,
उसकी वजह से मतलब रोज़ाना सुबह से शाम तक अगर गिनवाने लगे ना तो इतनी असुविधाएं हैं, शायद आप उसको गिन भी ना पाएँ। तो मैं तो यही सरकार से आग्रह करता हूं कि ये जल्दी से जल्द जितनी भी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे गांव की पानी की निकासी है, चाहे गांव की लाइट है, चाहे सेक्टर जो हमारे नए सेक्टर विकसित हुए हैं, इनमें तो सुविधाएं का नाम ही नहीं है। मेरी सरकार से ये गुहार है कि जल्द से जल्द जो भी कनेक्टिविटी है, या रोड की है, चाहे सीवर की है, चाहे पानी की है, ये जल्द से जल्द सरकार मुहैया कराए, निगम के माध्यम से कराएं। निगम के माध्यम से कराएं। ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर वो कौन कौन से मुद्दे, और खासकर हम बात करेंगे आपके अपने खुद के क्षेत्र की, अगर आप उदाहरण देते हैं। नमस्कार जी, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी, हरियाणा सरकार, भारत सरकार से अनुरोध है इस टूल टैक्स को हटाया जाए। जितने भी मेरे आसपास में क्षेत्रवासी, इंडस्ट्रीज वाले जो लोग हैं, वो इतने परेशान हैं। अब परसों ही एक पेशेंट तो गाड़ी के अंदर ही एक्सपायर हो गया। इस चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। और विकास कार्य जो लोगों ने, मेरे भाइयों ने बताया, वो ठीक बताया, निगम बन गया लेकिन विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। विकास कार्य के साथ साथ एक कि हमारी सबसे बड़ी इस क्षेत्र की नासूर बीमारी टोल टैक्स को हटाया जाए, यही अनुरोध है मेरा सरकार से। टोल टैक्स के बारे में जरूर बताना चाहेंगे। खेड़की दोला टोल प्लाजा की यहाँ बात हो रही है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर गुरुग्राम में खेड़की दोला का यह टोल प्लाजा, जो कि यूं तो लंबे समय से चर्चाएं हैं, खुद मुख्यमंत्री ऐलान कर चुके हैं इस टोल प्लाजा को हटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अगर बात की जाए, नितिन गडकरी इस बात को लेकर कह चुके हैं। चाहे हम राव इंद्रजीत की बात करें, उन्होंने भी कहा कि इस खेड़की दोला को यहाँ से पहले सांस्कृतिक की बात, फिर बंद की बात, लेकिन कब होगा ये जरूर एक बड़ी समस्या है। घंटों जाम का मुद्दा लगातार आए दिन कहीं ना कहीं सुर्खियों पे रहता है। जो एक समय था इनका, वो समय के अनुसार भी कहा जाता है क्योंकि पूरा हो चुका है। इसके साथ हालांकि नितिन गडकरी ने भी कहा था कि इस टोल को यहाँ से बंद किया जाएगा, लेकिन कब होगा ये एक बड़ी समस्या जरूर है, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, यहाँ के ग्रामीणों के लिए भी, तमाम लोगों के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पर है, जहाँ रोजाना तकरीबन 80,000 से ज्यादा वाहन निकलते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यही एक कारण माना जा रहा है जिसको लेकर के अब तक कोई बड़ा निर्णय नहीं हो सका है। आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ के हम ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें, क्या वो सुविधाएं हैं? क्योंकि औद्योगिक शहर है, इंडस्ट्री है, तो बड़े स्तर पे यहाँ पर तमाम लोग भी आकर रहते हैं, तो क्या सुविधाएं आप यहाँ देखते हैं? देखो, मैं गांव से ही हूँ, मैं सरपंच हूँ नखड़ोला से। हमें अभी नगर निगम में डाल दिया गया। अभी जो भी नगर निगम में जो सुविधाएं थी वो अभी ना के बरोबर ही है, जितनी भी है। खासकर पानी, लाइट के बारे में सभी ने बताया, हम भी यही कह रहे हैं, लाइट का बड़ा बुरा हाल है। पानी के भी अभी, पहले एक सरपंच होता था, वो एक छोटे स्तर पर जो भी काम होता था, गांव के लोग कहते थे, उनको तुरंत ही उसको समाधान करते थे। आज हम नगर निगम के अधिकारियों के चक्कर काटते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, जाना पड़ता है, फिर भी वो नहीं हो पाता है। तो नगर निगम के हम तो यही कहेंगे कि चुनाव कराया जाए, जो प्रतिनिधि आएगा कम से कम लोग उनसे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। लाइट की, जैसे हमारे गांव में इंडस्ट्री नज़दीक है, लोगों ने रेंट के कमरे वगैरह बना रखे हैं, तो लाइट नहीं होगी तो वहाँ पे बच्चे हैं, छोटे बुजुर्ग हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जब तक हमने तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा करी, दोबारा एक बार आपके पास आएंगे, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर वापस लौटते हैं और बात करेंगे वॉइस ऑफ गुरुग्राम में मानेसर की। मानेसर में क्योंकि हम जब बात करते हैं तो एक गढ़, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र भी है, यहाँ इंडस्ट्री भी है, यहाँ रियल एस्टेट भी, और बड़े बड़े एक्सप्रेस वे भी यहाँ पर योजनाएं हैं, लेकिन लोगों के सामने क्या चुनौती है, इस पर बात करेंगे। बने रहिए, बस वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे मानेसर की, मानेसर के इंडस्ट्री इलाके की, मानेसर के ग्रामीण क्षेत्रों की, मानेसर के अगर बात की जाए तमाम सुविधाएं किस तरीके की हैं अब तक हमने बात करी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर तमाम समस्याएं, तो इसके साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर जब इंडस्ट्री है, तमाम लोग, लाखों लोग रोजाना दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम में भी आते हैं, और कई लोगों ने यहाँ पर अपने मकान भी लिए महंगी महंगी कीमतों के। लेकिन उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ किस तरीके से, उस पर बात करेंगे, क्योंकि आप रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस मानेसर की क्षेत्र को लेकर के? देखिए दीपक जी, रियल एस्टेट में खास तौर पर जैसा आपने बताया, एक्सप्रेसवे को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गुड़गामा पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, मेगा स्ट्रक्चर्स बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे उसका एक उदाहरण है, 9,500 करोड़ का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 95,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो सौगात गुड़गामा को मिली है। तो ऐसे ही मेट्रो हो चाहे रैपिड हो, उन चीज़ों को लेके काम तो हुआ है, पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके
गुड़गांव का बुरा हाल है, अंदर के रोड्स, कनेक्टिविटी रोड, एक खास मुद्दा मेट्रो को लेके कि पूरे गुड़गांव को मेट्रो से कनेक्ट करना है। इधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई है, इधर बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंच गई है, पर गुड़गांव में 29 सेक्टर के बाद, हुडा सिटी सेंटर के बाद मेट्रो का एक्सपेंशन आज तक नहीं हुआ है। वो रियल एस्टेट के लिए बड़ी सेटबैक न्यूज़ है। हमने अब तक तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करी, लेकिन आरडब्ल्यू को लेकर भी बात करेंगे। आरडब्ल्यू से जुड़े अलग अलग जो हमारे साथ लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी आरडब्ल्यू से आप हैं और आपके यहाँ किस तरीके की दिक्कतें हैं, आप सरकार से ऐसे में क्या कहना? नवोदया सोसाइटी है हमारे यहाँ पे अभी तक टेम्पररी कनेक्शन है, जो कि सरकार के सामने हमने कल भी बोला था कि हमारे यहाँ पे इस न्यू गुरुग्राम में 90% जो सोसाइटीज़ है उनके पास टेम्पररी कनेक्शन है। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कर रही है, ना ही बिल्डर्स को वो बोल रही है। ड्यू टू टेम्पररी कनेक्शन हमारे यहाँ पे 5 से 6 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी रोज़ कटती है, और उसके कटने की वजह से हमारा हर घंटे कम से कम भी 10,000 रुपये का जो है डीजल लगता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो रोज़ हमारा 60 से 70,000 रुपये का तो डीजल लग जाता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। एक तरफ हम हज़ारों लाखों पेड़ लगा रहे हैं हर साल विद द हेल्प ऑफ MCM, विद द हेल्प ऑफ सुंदरलाल जी और जो दूसरे हमारे यहाँ पे सोशल कार्यकर्ता हैं, उनकी वजह से हम पेड़ लगा रहे हैं। बट जहाँ एक अदर साइड पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रहा है डे बाय डे। बिल्डर उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो भी नहीं पे कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो घुमा फिरा के आरडब्ल्यू के पॉकेट के ऊपर हर महीने 15 से 20 लाख रुपए का डीजल आ गया। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, इनकी काफ़ी मांग है, हालांकि समय समय पर रखते हैं। हम आपकी सोसाइटी की भी बात करें, विंडर हाइट्स आप सोसाइटी बता रहे हैं, हाँ, तो वहाँ किस तरीके की समस्या है या फिर आप किस तरीके से देखते हैं इस मानेसर को? जैसे प्रदीप भाई ने बताया, मुद्दे सारे कॉमन हैं, बट अगर बेसिक बातें करें, रोड, बिजली, पानी, रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है 24 मीटर के लिए। जैसे संजय भाई साहब ने मुद्दा उठाया है, देयर इज़ नो पॉलिसी, कोई उसके ऊपर बात नहीं करता है। किसी अथॉरिटी के पास जाएं, बिल्डर्स को OC दे दी गया है, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, लोगों के व्हीकल्स टूट रहे हैं। अगर उस मुद्दे को लेके किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं तो वही पोस्ट एंड पिलर, आप उससे बात कीजिए, आप उससे बात कीजिए, कोई सुनवाई नहीं है और आज तक कुछ भी उसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यह एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन यहाँ जो एक बात निकल के सामने, सबसे बड़ी जो दिक्कत है अलग अलग विभागों का होना, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए, कहीं जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, GMDA बना, उम्मीद थी कुछ सुधार होगा, लेकिन कुछ नहीं। नगर निगम यहाँ आ चुका है, नगर निगम के चुनाव नहीं तो आवाज़ नहीं अब तक उठी। तो तमाम यहाँ समस्याएं हम देख रहे थे, बिजली, पानी। वही एक बात आपसे दोबारा चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ किस तरीके से, अधिकतर तो बातें वही आ रही हैं। इतने विकसित शहर में अगर बात की जाए, हम बात यहाँ बिजली की समस्या की कर रहे हैं, इतने विकसित मानेसर में हम सड़कों की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो पूरे देश को रेवेन्यू देता है, ना केवल प्रदेश या जिले की बात की जाए। देखिए दीपक जी, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सब मोइज लोग हैं, चाहे वो RWA का प्रतिनिधि है, चाहे वो हमारे सरपंच साथी हैं, चाहे जिला परिषद के सदस्य हैं, या इंडस्ट्री से भी जो साथी आए हुए थे। तो ये सभी अपने अपने यहाँ के मोइज लोग हैं, और सबने एक कॉमन चीज़ हम देख रहे हैं कि अधिकारियों की मनमानी, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये वास्तविकता है। GMDA, HSIDC, हुड्डा या और MCM, जो भी अथॉरिटी, जब ये सारी चीज़ें एक हैं, सरकार तो एक ही है प्रदेश में, देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, सरकार तो एक ही है। तो क्यों ना इन सारी अथॉरिटी को मिलाकर एक आदमी को अधिकृत कर दिया जाए कि लोग अपनी समस्या लेकर जाए और उस प्रॉपर तरीके से उसकी समस्या को सुना जाए और उसका समाधान हो। अब हुड्डा वाले बोलेंगे ये GMDA का है, GMDA वाले बोलेंगे HSIDC का है, तो इन सारी अथॉरिटी को मिलाकर एक कर दिया जाए। मेरा सरकार से ये निवेदन है, और जितनी जल्दी हो सके, एक इंसान अपनी उम्र भर की कमाई जब उसके सर पर काले बाल होते तब से कमाना शुरू करता है और करोड़ों रुपए का फ्लैट लेकर यहाँ रहने आता है, या चाहे वो गांव का नुमाइंदा है, तो वो अपने जीवन भर की कमाई से एक मकान बना पाता है, और जब उसको सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिलता, तो निश्चित रूप से ये किसी भी शहर के लिए, किसी भी ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए या देश के लिए शर्मनाक बात है। जितनी जल्दी हो सके इन हमारे सभी मुद्दों को सरकार को सुनना चाहिए और इनका समाधान करना चाहिए। एक मुद्दा उठा था कि GMDA आएगा तो सारे डेवलप अथॉरिटीज़ के अंदर आएंगी, नोएडा के तरह उधर जब उदाहरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी वही बात है कि नगर निगम, हुड्डा, HSIDC आज भी अलग अलग सबके पास है, लेकिन एक पावर एक नहीं है, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं क्षेत्र की अगर मुद्दों की बात की जाए, क्या कहेंगे यहाँ पे? यहाँ पे देखो, रोड का इतना बुरा हाल है कि इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। जो GMDA कहती है कि हुड्डा बढ़ाएगी, हुड्डा कहती है GMDA बढ़ाएगी। खासकर कौन से क्षेत्र की रोड की बात? ये इधर जो मास्टर रोड जो हमारे हैं, वाटिका में है, 82, 83, 91, 92,
इतना बुरा हाल है कि आप समझो कि हम दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, या करोड़ों रुपए का तो रेवेन्यू दे रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। अब जीएमडी ने काम शुरू करा, 2 महीने होने को जा रहे हैं, कोई ज़्यादा कच्चे चाल से काम चल रहा है, जबकि इतनी तेज़ी से यहाँ पे विदेश से भी लोग रहने आ गए हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्होंने करा नहीं है। पानी भी अब जाके 5 साल के बाद अब नहर का पानी इन्होंने सप्लाई देनी शुरू करी है। और बिजली का तो पूछो मत, बिजली का तो इतना बुरा हाल है कि इन्होंने 2 पावर हाउस बनाए थे जो कि अधिग्रहण करने के बाद भी अभी तक वो सुचारू रूप से भी नहीं चला पाए हैं। तो बिजली का भी ये हाल है। यहाँ पे रोड है, पानी है, सीवर है, जीएमडी हुड्डा पे डाल देती है, हुड्डा प्रशासन पे डाल देती है, HSIDC कहते लैंड HSIDC की है, तो कनेक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने भी एक फैसला लिया था 75% रोजगार स्थानीय लोगों को रहेगा। और माने सर ऐसा है जहां हम ये ना कहें कि गुरुग्राम प्रदेश या देश बल्कि दुनिया भर से लोग आकर के यहाँ पर रहते हैं। रोजगार को लेकर के भी आप यहाँ के लोगों को किस तरह की व्यवस्था देखते हैं, क्योंकि यहाँ के गाँवों की जमीन से ये माने सर बता रहे हैं। देखिए, रोज़गार की समस्या ऐसे जिस हिसाब से यहाँ इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी तरह की रोज़गार की समस्या है। यहाँ पे मैं खुद एक बाहर का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य से आता हूँ, हालांकि अब एक स्थायी निवासी हूँ गुड़गांव का। मेरे जैसे ही लोग, और मैं एक सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे जैसे लोग 90 से 95% लोग सोसाइटीज़ में जो भी आज की डेट में बसे हैं वो बाहर के लोग बसे हुए हैं। रोज़गार के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए हम अपने छोटे से छोटे राज्यों को और जिलाओं को छोड़ करके हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो सरकार की जो वो 75% आरक्षण की नीति है, मैं उसका विरोध तो नहीं करूँगा, लेकिन पुरजोर समर्थन भी नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कई सारे गैप्स हैं, क्लियरिटीज़ नहीं हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से यदि इस पॉलिसी को यदि सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव रोड मैप होगा मेरे हिसाब से गुड़गांव के लिए। देश सबका है, ये हमारा है, तो हमारे क्षेत्र का है, तो सबको रोजगार के अवसर होने चाहिए। लेकिन एक बात, आप सोसाइटी की बात कर रहे थे, आपकी सोसाइटी कौन सी और किस तरीके की वहाँ दिखते हैं? देखिए, मैं वाटिका लाइफस्टाइल होम सेक्टर 83 का RW प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम अमरीश मिश्रा है। जिस तरीके की बात प्रदीप जी, धर्मवीर भाई, रजनीश जी ने उठाई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की समस्या सबसे कॉमन है। लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरा उसमें थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा है कि अभी सरकार डीजल यूज़, DG सेट जनरेटर्स के यूज़ पे बैन लगाने की बात कर रही थी, और आज की डेट में जबकि बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, पूरी डिपेंडेंसी हमारे सोसाइटी वालों की उसी पावर बैकअप पे है। 30 रुपये 6 पैसे पावर बैकअप की जो प्राइस है वो हमें पे करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं कि कई सोसाइटीज़ न्यू गुड़गांव में 72 घंटे से लाइट नहीं है। मेरी सोसाइटी में कल 15 बार पावर कट लगा है, और 31 रुपये के हिसाब से यदि हम ये पैसा दे रहे हैं तो इसमें 2 पर्सपेक्टिव है। इतना पैसा दे के हमने सोसाइटी में घर खरीदा, उसके अलावा एक हार्ड अर्न मनी जो हमारी है वो पावर बैकअप के हिसाब से जा रही है। दूसरा क्या है कि जब आप DG के बैन लगाने की बात करते हैं, आप प्रदूषण की बात करते हैं, इतना प्रदूषण फैलता है इन जनसेट से, प्रदूषण भी फैल रहा है, लोगों की जेब से पैसे भी जा रहे हैं, और अंत में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और जो वर्किंग हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग, ज़्यादातर सोसाइटी में लोग प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है। जितनी भी बार भी बिजली कट होती है उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ता है। तो ये मेरा मानना है कि बिजली की समस्या आज की डेट में और समस्याओं के अलावा सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है गर्मी के मौसम में। जी बिल्कुल, बिजली इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि ये समस्या इस वक्त सबसे ज़्यादा भी आ रही है। तमाम क्षेत्रों की बात की जाए, जिसका कहना है कि इतने बार कट लग रहे हैं। कुछ सोसाइटी तो ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि 72 घंटे। बड़ी बात होती है कि जब 3-3 दिन तक यहाँ पर DG सेट पर चलती हैं सोसाइटीज़, बिजली की सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर नज़र आती हैं। लोगों की तमाम समस्याएं हमने देखी। हमने यहाँ पर बिजली की बात कर रहे हैं, यहाँ सड़कों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी स्तर पर यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पर है। इंडस्ट्री की बात करें, लेकिन लोगों के सामने कहीं ना कहीं कई चुनौतियाँ, और ऐसे में एक बात जरूर है, जब बात सड़कों की जाती है, बात यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाती है, तो उसमें एक बड़ा रोल रहेगा GMDA या नगर निगम, क्योंकि नगर निगम के चुनाव नहीं है। तो ऐसे में लोगों का उसका भी इंतजार है, और लोगों की तमाम उम्मीदें अब सरकार से हैं कि शायद कुछ तो इसका हल निकले, ताकि यहाँ जो सबसे ज़्यादा विकसित पूरे अगर बात करें क्षेत्र में कहा जाता था, जो कि जिसकी पहचान पूरे विश्व में, उस मानेसर को उसका अधिकार मिले। ये मांग यहाँ के लोग अब सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। वॉइस ऑफ गुरुग्राम के इस एपिसोड में आज इतना ही, लेकिन बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, और अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे गुरुग्राम की कुछ और मुद्दे।